बच्चों एक एक करके हम लोग नीट 2022 का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब लोग अपने सेट के हिसाब से मिला सकते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा बहुत याद रहते हैं तो सीक्वेंस अपने हिसाब से मैच करा ले। मैंने एक सेट से ये क्वेश्चंस उठाए हैं और उसके सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है। मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैंने हमेशा बताया कि सबसे आसान फॉर्मूले से हमें चेक करना चाहिए। मैग्नेटिक परमिटिविटी के लिए सबसे आसान फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये F बाई एल का फॉर्मूला होता है I1 I2 अपॉन L। मेरे ख्याल से याद आ रहा है। तो देखो जरा, म्यू नॉट का फॉर्मूला यहाँ रेडियस होता है, डायमेंशन से कट जाएगा, डायमेंशनली मैं काट रहा हूं तो ये F अपॉन आई स्क्वायर आएगा, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। F ml t माइनस 2 होता है और आई ए स्क्वायर, तो ये आएगा ml t माइनस 2 a माइनस 2। इत्तेफाक से ये पहला ही ऑप्शन सही हो गया है, तो हमें कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैं देखता हूं कि पहला ही आंसर होता है, लेकिन इस बार आंसर स्वैप किए गए हैं तो किसी किसी का ये दूसरा तीसरा होगा तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द कर्व रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। याद करो यार, एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीपर होता था, P इक्वल टू सी अपॉन बी की पावर गामा, जहां गामा 1 से बड़ा होता था। तो इन दो में एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक है, तो सेकेंड एडियाबैटिक होगा। ग्राफ कर्व बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 ईच। बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज n-1 2/r। n यहाँ 1.5 है और r की वैल्यू 20 दे रखी है ना, तो ये 0.5 इंटू 2/20 आएगा, यानी 1/20। ये 1/f का आ गया, जबकि हमें पावर का आंसर लाना होता है, दैट इज 100/f, तो 100 इंटू 1/20 यानी +5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ टू थिन डिस्क। तो खैर एक डिस्क का एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल ऐसी एक्सिस के अबाउट है, और एक के बारे में कहा गया है डिस्क अबाउट द डायमीटर एक्सिस, यानी ऐसी किसी डायमीटर एक्सिस के अबाउट। सबको पता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है और इसके अबाउट mr²/4 होता है। ये हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लाते थे। अब मैं इसको रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर लिख दूंगा, तो β1 यानी रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2 आएगा, और इसका β2 दैट विल बी r/2। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो यानी β1/β2 लाना था, दैट विल बी 2/√2 यानी √2/1। बात क्लियर, यानी इसका आंसर हमारा फोर्थ पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। ओके, हम लोगों को पता है यार, किसी भी चार्ज की वजह से जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते तो ये एंगल 90 डिग्री होता था, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg, तो एक 10 kg है और एक 20 kg है। टू एंड्स ऑफ लेंथ 10 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ओके, इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से बताना, तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये 10 आगे है, 10,0 हो जाएगा। अब हमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, और xcm लाना है। xcm क्या होता है, m1 x1, दिस इज m1 x1 m2 x2, that is 10 divide by m1 plus m2,
यानी ये 200/30 हो जाएगा, यानी 20/3। फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या डिस्टेंस कवर्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी रेस्ट से कोई बॉडी फॉल करी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड में क्या आता है, ये बात हम लोग याद रखते हैं जल्दी। अगर किसी को नहीं याद है तो S1 हाफ AT² आता है। अगले सेकंड में कितना आएगा, वो आएगा 2 सेकंड में कितना आया है, S2 - S1। वो हम लोग शो करते थे हाफ AT² into 3 आता था, है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये डिस्कशन हम लोग करते थे। इसी तरह से S3 - S2 हाफ AT² into 5 आता था। फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये रेशियो था, और यहाँ फर्स्ट सेकंड बोला गया है तो वो और आसान है, यानी 1357 के रेशियो में आता था, है ना। कोई ऐसे भी सोच सकता है, S nth वाला फॉर्मूला लगाए, U + हाफ A दैट इज G, 2 × 1 - 1 पहला आंसर आएगा फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए वो आंसर आता था U + हाफ A 2 × 2 - 1। तो ये देखो जरा, ये आएगा G/2, ये आएगा 3G/2, तो अगला आएगा 5G/2, यानी 1:3:5 के रेशियो में ये आंसर आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, spherical ball is dropped in a long column very high viscous liquid curve shown in the, तो यार ड्रॉप किया है मतलब रेस्ट से ड्रॉप किया है। कोई हाई विस्कस लिक्विड है तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर विस्कस फोर्स उसको अपोज करने लगेगा mg के फोर्स को। तो कहीं ना कहीं जब mg और f विस्कस इक्वल हो जाते हैं, वहां वो टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेता है। यानी रेस्ट से बढ़ता हुआ एक ग्राफ जो किसी फाइनल वेलोसिटी v टर्मिनल को अचीव करे, ऐसा ग्राफ b है, यानी हम इसको फोर्थ आंसर टिक कर देंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, angular speed of flywheel moving uniform angular acceleration changes from 1200 rpm to angular acceleration। तो यहां देखिए जरा, रिवोल्यूशनल स्पीड की बात करी है n1 n2, तो कोई बात नहीं, ओमेगा = 2π × n होता है रिवोल्यूशन स्पीड से, और अल्फा हम ओमेगा के टर्म में निकालते हैं, ओमेगा फाइनल - ओमेगा इनिशियल बाय टाइम। ओमेगा फाइनल हो जाएगा 2π n final - n initial, ओके। एंड टाइम कितना दिया है, 16 सेकेंड। अच्छा, एक चीज और है कि ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया है, तो इसको पर सेकंड में बदलने के लिए 60 से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये आएगा 52 - 20/8, यानी ये आ रहा है 32/8। अच्छा, ये 2π का पाई भी आ रहा है, तो ये बेसिकली 4π आंसर हो जाएगा, यानी हम आंसर टिक करेंगे ये। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट, यानी ये स्लिट के सामने किसी लेंथ पे 8 फ्रिंजेस हैं, 8 फ्रिंजेस हैं 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले की, और उसी 8 फ्रिंजेस वाले स्पेस में 400 नैनोमीटर की कितनी फ्रिंजेस होंगी ये हमें बताना है, ओके। तो नंबर ऑफ फ्रिंज हम कैसे निकालते थे, जितना स्पेस है इस स्पेस को मैं कुछ डेल्टा वाई लिख देता हूं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई एक फ्रिंज की विड्थ। सबको पता है एक फ्रिंज की विड्थ होती है d λ/d, ओके। तो हमें डेल्टा वाई दोनों सिचुएशन में सेम दे रखा है, एक में लैम्डा 600 नैनोमीटर यूज हुआ है और दूसरी सिचुएशन में लैम्डा 400 नैनोमीटर यूज हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा उतने ही स्पेस में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज होंगी, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज बदलने वाली, इसको मैं n लिख देता हूं। डेल्टा वाई सेम है, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला बन जाएगा n d λ/d। क्या बदलने वाला है, डेल्टा वाई सेम रहेगा, नंबर ऑफ फ्रिंज बदलने वाली और लैम्डा बदलने वाला। डेल्टा वाई सेम रहेगा कैपिटल D स्मॉल d, तो मैं कह सकता हूं कैपिटल N 1/λ की प्रोपोर्शन हो गया। तो पहली सिचुएशन में 8 फ्रिंजेस, बाकी सब सेम है कैपिटल D स्मॉल d,
तो n और लैम्डा में वेरिएशन देखना। दूसरे में कुछ n2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस है और 8 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 600 है और यहाँ 400 है। यूनिट का कोई रोल नहीं क्योंकि चीजें कट जाएंगी। तो n2 का आंसर आएगा 6 into 8/4 दैट इज 12 फ्रिंजेस। मेरे ख्याल से बात समझ गए हैं, क्योंकि यार ये पढ़े हुए लोगों के लिए सोल्यूशन चल रहा है और मेरे ख्याल से मेरी स्पीड को लोग अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि इसी मोड में सबने एग्जाम दिया है ना। तो ये स्पीड ज्यादा लग रही हो तो भैया थोड़ा है ना बूस्टअप करने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो ये मेमोरी बेस्ड है। रेडियो वेव सबसे लंबी वेवलेंथ की होती है, सबसे लंबी वेवलेंथ ये नजर आ रही है। माइक्रोवेव उससे कम होती है, उससे कम होती हैं, आई मीन उससे ज्यादा होती है, सॉरी। ओके रेडियो वेव से वेवलेंथ उसकी थोड़ा सा कम होगी, यानी ये आंसर। और इंफ्रारेड रेडिएशन रेड से हल्का सा कम होता है और रेड से हल्का सा कम मेरे ख्याल से इंफ्रारेड ये होगा, तो फिर माइक्रोवेव ये होगा। रेड से हल्के कम में ये आएगा 10⁻⁻7 से थोड़ा छोटा। और एक्स रेस का वेवलेंथ बहुत कम होता है, यानी इसका फर्स्ट। तो हम देख लेते हैं, ए का सेकंड होना चाहिए। ओके ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ओके सेकंड में मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ग्राफ वेरिएशन सोर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होता है और y इक्वल टू समथिंग बाई x टाइप का ग्राफ कितने बार आया है फिजिक्स में, है ना, लगभग हर टॉपिक में इस तरह की बात होती है। तो इसका सेकंड ग्राफ हो जाएगा, यानी इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When light propagate through a material medium permittivity this and this okay speed of light का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, एप्सिलॉन म्यू, मैं पूरी कहानी बताया करता था, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और इतनी चीज सी होती है, तो सी डिवाइड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये आंसर हो जाएगा स्पीड का। ठीक है किसी मीडियम में स्पीड का फॉर्मूला ये निकल आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, ओके इनसाइड द बबल। तो क्या P इन माइनस P आउट इज इक्वल टू, बबल के लिए 4s बाई आर होता था। अगर एक्सपेंड कर रही है मतलब R इंक्रीज कर रहा है, और R इंक्रीज करेगा तो मुझे बताएं, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, आउट जो है ना, R अगर इंक्रीज करेगा यानी नीचे वाली चीज इंक्रीज करेगी तो ये टर्म डिक्रीज करेगा। P आउट फिक्स है तो P इन, है ना, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा तो P इन भी डिक्रीज करेगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। ओके किसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई अगर F महसूस कर रहा है 3 न्यूटन, तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह। क्या पता उसको हम m ही लिख देते हैं, जैसे F इक्वल टू QE इलेक्ट्रो में होता है वैसे ही F इक्वल टू m ही यहाँ होता है। तो E का आंसर हो जाएगा F बाई m। तो 3 न्यूटन बाई मास इज 0.06। ध्यान रखना यार ये ग्राम में दिया है तो हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ गया 50 न्यूटन पर किलोग्राम, जैसे वहां न्यूटन पर कूलाम उसी फॉर्म में आंसर दिया है। 50 का आंसर 4th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट X इज, ओके जब भी कोई E+ निकलता है मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। तो यार इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो इसके मास नंबर पे प्रोटॉन की काउंटिंग में फर्क पड़ेगा, वो 10 हो जाएगा। और क्योंकि न्यूट्रॉन में बदला है तो एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ेगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मटेरियल कौन सा है, 1022 वाला फर्स्ट है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। T1 T2 पे यार कैसे कैसे सिंबल बनाते थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, इन्होंने T सिंबल दे दिया। कोई बात नहीं मैं K ही लिखूंगा यार। एग्जाम में हमेशा कोशिश किया करो जो फैमिलियर सिंबल है जिससे हमें ठीक लगे वही लिखा करो, बाद में मन में
इसको रिप्लेस कर दिया करो। k इक्वल टू होता था, क्या पता है, k इक्वल टू मैग्नीट्यूड बाई 2 ऑफ e होता था, और e का फॉर्मूला सबको याद है, वो 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। खैर हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है तो z फिक्स हो गया, केवल n में वेरिएशन चल रहा है। इन्होंने कहा फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड, भैया फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड बोल दिया गया है, तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है n इक्वल टू 2 और सेकेंड एक्साइटेड का मतलब है n इक्वल टू 3। कोई गलती ना करे भैया, 1 2 ना ले लेना है। तो k1 बाई k2 इज इक्वल टू आएगा k1 के करस्पॉन्डिंग 2 का स्क्वायर और k2 करस्पॉन्डिंग 3 का स्क्वायर, तो ये 9/4 आएगा। यानी इसका आंसर हमें सेकेंड टिक करना है। भैया जल्दबाजी में गलती ना की हो, मैं उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ओके। When two monochromatic light frequency nu and nu by 2, ये nu है basically, are incident photoelectric metal, their stopping potential become Vs by 2 and Vs। खैर यार ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था कि यार फ्रीक्वेंसी आधी हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ कैसे गया यार। खैर फिर मैंने इसको यार मैथमेटिकली सॉल्व किया, इत्तेफाक से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल हमें बताना है। क्या बताओ, हम लोग वर्क फंक्शन E माइनस वर्क फंक्शन ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे होता है हमारा EV S बाई 2, पहली वाली सिचुएशन VS बाई 2, तो यहाँ लिख देते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है। और दूसरी सिचुएशन है जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 करते हैं, ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 करते हैं, थ्रेशोल्ड तो हमेशा सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम। खैर यार अब यार इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट का आंसर निकालना है और आंसर न्यू के टर्म में लाना है, इसको गायब करना है। क्या करें भैया गायब करने के लिए, ओके, मैं 2 यहाँ पहुंचा देता हूँ, ठीक है। देखो जरा इनको इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3h न्यू बाई 2, है ना, और यहाँ आएगा माइनस एच न्यू नॉट, इस चीज को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, माइनस एच न्यू नॉट, तो क्या एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 3h न्यू बाई 2 आ रहा है, एच से एच कट गया, न्यू नॉट का आंसर 3 न्यू बाई 2 आया है। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है बट आंसर आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली आ रहा है बट प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मीनिंगलेस क्वेश्चन है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A light ray falls on a glass surface of refracted index under root 3 at an angle 60 degree. Angle between the refracted and reflected rays would be, okay, angle between refracted and reflected rays would be, देखो यार ऐसा है कि यहाँ मैं अंडर रूट 3 मटेरियल वाला रिफ्रैक्टेड इंडेक्स वाला मटेरियल रख देता हूँ और रेज फॉल्स ऑन द ग्लास, चलो भैया यही ग्लास है हमारा रूट 3 वाला मान लेते, 60 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, तो बाद में इसका एंगल क्या हो जाएगा, याद है 1 sin n1 sin θ1 n2 sin θ2, तुरंत निकाल लेते हैं रेशनल लॉ लगा के, sin 61 बाई सॉरी रूट 3 बाई 2 रूट 3 sin थीटा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, sin थीटा कितना आ गया 1/2, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, तुरंत आ गया 30 डिग्री। अच्छा मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन रे का जरूर होता है, चाहे जितनी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री हो, रे पार करती है तो थोड़ा बहुत लौटती भी है, हमें ये लौटती है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल 60 होगा और ये हमने अभी अभी 30 ला दिया है, तो यार ये 30 ये 60 पूरा 180 होता है, तो क्या बताओ 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, यानी इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अ शेल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, यार ये भैया मेरे डीपीबी का क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। यार m को 2 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, मैंने यार हमेशा बताया रेशियो में डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, सम ऑफ रेशियो और टोटल मास। तो एक मास हमारा हो गया है 2m/5 का, दूसरा भी हो गया है 2m/5 का, और ये दोनों 90 डिग्री पे चलने लगते हैं। चलो तो तीसरा टुकड़ा कितना होगा, तीसरा टुकड़ा ऑब्वियसली तीसरा टुकड़ा m/5 का होगा, है ना। हमें बताना है
द स्पीड ऑफ द थर्ड। यार देखो यार, 2 डायमेंशन में चीजें होंगी, एक लाइन का डिस्कशन नहीं, तो मोमेंटम को हम वेक्टोरियली कंसिडर कराएंगे, है ना। पहले सब कुछ रेस्ट में था, एक के अंदर आई डायरेक्शन में मोमेंटम आया, एक के अंदर जे डायरेक्शन में मोमेंटम आया, है ना। मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं। और दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर कुछ v वेक्टर आया, वो v वेक्टर हमें लाना है। m/5 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 खत्म हो जाएगा, v यहाँ था। v वेक्टर हमें लाना है, v वेक्टर का आंसर आएगा -2vi -2vj। ओके, हमें आंसर मैग्नीट्यूड में दिए हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दैट विल बी √2v का होल स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर, दैट इज 2v/2। आई होप कि ज्यादातर लोगों का आ गया होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और आगे बढ़ते हैं। टू hollow conducting sphere of radius r1 and r2 have equal charges। ओके, r1 बहुत बड़ा है, r2 बहुत छोटा है। अरे यार, चार्ज बहुत कम जगह में एडजस्ट करेगा तो बहुत भयंकर वाला रिपल्शन मारेगा। उससे पूछा जाए तो कहेगा मैं बहुत तेजी से भाग जाना चाहता हूँ। उसी क्वालिटी को, उसी कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ चार्ज को ही हम पोटेंशियल बोलते थे। मैं फीलिंग से बता सकता हूँ कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। स्मॉलर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हो यार, KQ/R होता है, जिसका R कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा फॉर द सेम चार्ज। चार्ज इसमें सेम बोला गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यार ये बात हम लोगों ने पढ़ी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर एक बुरा कंडक्टर हो जाता है ना। यानी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है ना। और सेमी कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर बनने लगता है, यानी वो डिक्रीज करता है। तो ये सिंपल मेमोरी बेस्ड है। थोड़ा सा मैंने लॉजिक बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम के वेरिएशन को लेके। किसी को याद है तो उसने टिक कर दिया हो, क्लास में प्रॉपर डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 30 डिग्री 60 डिग्री। ये प्रॉपर डीपीपी में क्वेश्चन दिया गया है, देख लेना जाके। b = tan थीटा, यानी ds/dt, है ना। ds/dt मतलब tan थीटा। तो यार सीधे सीधे एंगल ही दे दिया है, तो ये तो बहुत आसान हो गया है। b1 tan 30, b2 tan 45, यानी v1/v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3 अपॉन tan 45 1, दैट इज 1/√3। बहुत आसान है, मतलब इससे आसान की उम्मीद तो नहीं करें, है ना। इससे आसान एक ही काम है, मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 24। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर लूप, रेजिस्टेंस 1 ohm, placed in a magnetic field 0.5 Tesla, plane of the loop is perpendicular to direction of magnetic field। चलो यार, मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर दिखा देता हूं। The magnetic flux through the loop, तो यार फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos 0 हो जाएगा। क्या इस लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पे है। सिंपल यार, इससे आसान क्या है, फालतू में ज्यादा डेटा दे दिया है। B कितना है 0.5, एरिया किसी स्क्वायर लूप का 1 × 1 होगा, तो ये 0.5 वेबर आ गया है ना। बाकी डेटा एक्स्ट्रा R फालतू में दे रखा है। कई बार ये भी कर रहे हैं आजकल, धोखा देने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दे देते हैं, तो हमें लगता है कुछ और पेज होगा, हम कहाँ सही सोच रहे हैं। अपने आप पे डाउट ना करें, जो फॉर्मूला है वही लगाएं चुपचाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किट एबीसी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। देखो यार, एक जैसे डायोड एक जैसी सिचुएशन में होंगे तो एक जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। देखो यार, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव मिला है, इसका मतलब दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ पर पी को पॉजिटिव है और यहाँ पी को नेगेटिव है, तो ये एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। यहाँ देखो यार, पी को पॉजिटिव है और एन को नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों फॉरवर्ड है, दोनों फॉरवर्ड है। तो मैं कहूंगा यार कि यहाँ इन दोनों के पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसे होंगे, पीएन, और यहाँ एनपी इन दोनों के पोटेंशियल एक जैसे होंगे, यानी ए और सी, है ना, के पोटेंशियल आपस में इक्वल हैं। ये मैं ये नहीं कर रहा हूं ए और सी के, इन इस डायोड और इस डायोड के पोटेंशियल आपस में
सेम होंगे ए और सी सिचुएशन में, है ना। दो पीएन जंक्शन इक्वल पोटेंशियल में होंगे, है ना। बल्कि यहाँ तो पलट के ही लगा दिया है, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, मैं तो कहूंगा ये दोनों भी सेम ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस दिस, करंट डेंसिटी। यार याद करो, मैंने ओम लॉ का एक और फॉर्मेट बनाया था, E इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है, E इक्वल टू J इंटू रो होता था। उसी फॉर्मूले बेस है हमें करंट डेंसिटी बताना है। J करंट डेंसिटी होता था E बाई रो। E कितना दिया है? E दिया है 10 वोल्ट पर मीटर, और रो नहीं दिया है, हम रो का पर्सनल फॉर्मूला लगा सकते हैं, रो होता था RA बाई एल, बल्कि R का फॉर्मूला रो एल बाई ए मैंने बताया था। देखो यार यहाँ पर R कितना दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर दिया है 10 टू पावर माइनस 2 बाई अंडर रूट पाई का स्क्वायर। डेटा में मदद करिए, देखो यार अंडर रूट कट जाएगा तो ये पाई खत्म हो जाएगा, और लेंथ कितनी है 10 मीटर, बहुत मदद करिए यार, ये भी खत्म हो गया, 10 की पावर माइनस 4, रो आ गया 10 की पावर माइनस 4, तो भैया जे आ गया 10 की पावर 5। यार इससे बढ़िया कैलकुलेशन की उम्मीद ना करें, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसका सेकंड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड, ओके, एक लिफ्ट है जो 2000 किलोग्राम का मैक्सिमम लोड ले लेती है ना, कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। तो यहाँ सोचो एयर या किसी और तरह के फ्रिक्शन हैं जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड, ऑब्वियसली यार 2000 किलोग्राम तो लोड है, ठीक है, उसके अलावा ये अगेंस्ट वाला फ्रिक्शन है, तो यहाँ जो मशीन इसको टेंशन दे रही होगी दैट विल बी 2000 जी प्लस जितना अपोजिंग फोर्स है 3000 न्यूटन, यानी इसका मतलब ये कुछ आ गया 23000 न्यूटन। इतना टेंशन मशीन को डेवलप करना पड़ेगा। अब यार क्या बताओ, पावर हमने पढ़ा है एफ वी कॉस जीरो, आई मीन फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो थीटा जीरो हो जाएगा। फोर्स की जगह 23000 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी है 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर, अब यार 23000 से तो बहुत ज्यादा आएगा, इसका मतलब सीधे सीधे आंसर हमें दिख गया है ना, सॉल्व करने की, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दो स्टेटमेंट दिए, बायो-सेवर्ट लॉ गिव अस द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सही बात है, ऑफ इनफाइनाइटेसिमल, अरे यार भैया मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत छोटे करंट एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। हाँ तो सही बात है यार, छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बायो-सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल यार, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से एनालॉगस क्या कह सकते हैं, हाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ भी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ भी है, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। फॉर्मर मतलब बाद वाला, क्या बताओ, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ वो एक स्केलर सोर्स की वजह से फील्ड है, और आइडियल लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स। आइडियल में आई तो स्केलर है, ओके, वेक्टर सोर्स क्यू। यार क्या बताओ, आइडियल while later being produced by vector source q, q तो वैसे भी वेक्टर सोर्स नहीं है। इन द above statement choose the most appropriate answer, थोड़ा बहुत सही है, मतलब मैं सेकेंड ऑप्शन को बहुत क्लियर कट एनालॉगस टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, चार्ज फील्ड लाते हैं वो भी वेक्टर है, फोर्स लाते हैं, द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। फॉर्मर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाले से है, पहले वाला, पहले वाला लेटर यानी बाद वाला वेक्टर सोर्स क्यू। यार चार्ज एक वेक्टर सोर्स नहीं है ना, तो ये सेकंड स्टेटमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फर्स्ट सही है, नहीं हम मैं फर्स्ट टिक करूंगा, बाकी आंसर देखा जाएगा क्या निकलता है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ही आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंस 100 ओम, अबे यार 200 पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट,
एक 100 ओम है, एक 200 ओम है और पैरेलल में लगे हैं, यानी इनको कॉमन वोल्टेज सोर्स मिल रहा है। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड। थर्मल एनर्जी जनरली हम लोग पावर की बात करते थे, पावर होता था v स्क्वायर बाई आर। मैं तब ये फॉर्मूला लगाता हूं जब v दोनों में सेम होगा। तो यार P1 बाई P2 क्या आएगा, R2 बाई R1। तो ये सेकंड दिया है, बाद में ये दिया है फर्स्ट, तो इसका आंसर 2/1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने कर लिया है। यार ये तो किया ही होगा भाई, ये नहीं किया तो फिर क्या किया है। एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई इन 1 आवर। अरे यार इससे आसान क्या उम्मीद करो भैया, इतने वॉट यानी इतने जूल पर सेकेंड, तो 1 घंटे में कितना। अरे 1 घंटे में पावर इनटू टाइम करोगे यार, यूनिटरी मेथड। एक के लिए पता तो ज्यादा के लिए कैसे करेंगे। पावर 1000 इंटू 10 टू सॉरी 100 इंटू 10 की पावर 3, और टाइम कितना, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ से आ रहा है 3 इधर से आ रहा है, तो 36 इंटू 10 टू पावर 7, यानी थर्ड आंसर हो जाएगा भैया। इससे आसान की उम्मीद मत करो यार, बहुत बढ़िया होगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग सोलेनाइड इतने टर्न का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड। किसी सोलेनाइड के सेंटर पे बी का फॉर्मूला बहुत आसान है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, सबको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न पर एमएम दिया है, थोड़ा सा देखना है। टर्न पर एमएम, यार 1 एमएम कितना होता है, 10 टू पावर -3 मीटर, तो ये बेसिकली 10 टू पावर 5 टर्न पर मीटर बन गया है ना। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात थी, यही गलती हुई होगी लोगों की ज्यादातर। और करंट क्या है, 1 एम्पियर। तो देखो यार ये आंसर आ रहा है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -2, तो पाई बोले तो 3.14 इंटू 10 टू पावर -2, ज्यादातर आंसर -2 है। 4 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 12.56 आएगा। दैट्स इट। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन यूनिट होती है, प्लेन एंगल की रेडियन एंगल यूनिट होती है। तो रेडियन इनकी यूनिट होती है, यूनिट नहीं होती है गलत है, इनकी यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होती, यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यानी इसका हम थर्ड आंसर टिक करेंगे, है ना। अब यार ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ वेव यार ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, किसी वेव को कोई रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी वेव बनाता है। आधी वेव बनाता है, ठीक है। मैं कहूंगा कि इतने पोर्शन का रिपीटिशन चल रहा है, तो क्या पहले इतने पोर्शन का रिपीटिशन चल रहा था, अब इतने पोर्शन का, तो क्या इसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड बदल गया है क्या। टाइम पीरियड नहीं बदला, और टाइम पीरियड नहीं बदला है तो फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाएगी, धोखा देने वाला काम किया गया है। ये और ये टाइम पीरियड सेम है, लूप भले आधा हो गया है मगर एक ही लूप बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। अगर एक ही लूप बार बार रिपीट कर रहा होता तो मैं कहता कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही देर में रिपीटिशन किसी चीज का हो रहा है जितनी देर में पहले हो रहा था। तो इसका 60 हर्ट्ज रहेगा भैया, इसमें गलती करी होगी मुझे पता है, ये धोखा देने वाला क्वेश्चन था, रेगुलर बात नहीं थी, इसीलिए यार बेसिक्स पे कमांड होना चाहिए। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, तो यार हम लोग वीआरएमएस पढ़ते हैं, इन्होंने इस बार पीक पूछ लिया है, तो यार अगर वी नॉट दिया होता तो √2 टाइम्स कम होता, अब वी नॉट पूछा है तो वो √2 टाइम्स ऑफ वीआरएमएस होगा, यानी यार आरएमएस वैल्यू का √2 टाइम्स होगा। फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग डबल्ड, ओके, द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स, क्या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हम लोगों ने स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता था अंडर ट्यू बाई म्यू, म्यू या लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ। तो धागा सेम है दोनों सिचुएशन में, केवल टेंशन बदला है ना, और टेंशन भी डबल किया गया है। तो हमें बताना है इनिशियल V1 और V2 का रेशियो, तो एक बार टेंशन T है, दूसरी बार 2T है, तो रेशियो आ गया 1/√2। और क्या उम्मीद करोगे भैया, इससे आसान की उम्मीद क्यों करोगे, है ना। इतना तो पढ़ाई है भैया, पूरा सिलेबस नहीं खत्म किया है, उन्हीं को दिक्कत होना है यार, क्योंकि पेपर कठिन नहीं आया है, आसान आया है पेपर, मतलब इससे आसान की उम्मीद ना करें, पिछले साल के मुकाबले ये आसान कहा जाएगा,
है ना। सभी लोग मेंटली प्रिपेयर्ड भी थे इस बार कि 50 क्वेश्चन आना है, तो कुछ भी सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। पिछली बार सरप्राइजिंग फैक्टर था, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे 200 क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने में। इस बार हम लोगों ने 200 क्वेश्चन की लैंग्वेज की प्रैक्टिस भी करी। Two pendulum of length this and this start vibrating in phase at some instant. The two are in their mean position. Okay, the minimum number of vibration shorter. Okay, दो पेंडुलम है, एक 121 सेंटीमीटर, एक 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमें पता है टाइम पीरियड अंडर रूट एल के प्रोपोर्शन होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी वाला फॉर्मूला सबको पता है। तो यार किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बड़ा होगा तो मैं लार्ज लिख देता हूँ, इसका टाइम पीरियड स्मॉल होगा, लेंथ भी स्मॉल है। तो किसमें ज्यादा होंगे नंबर, किसमें ऑसिलेशन ज्यादा होंगे? क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज, दोनों फिर से सेम फेज में आ जाएं। यार सेम फेज में आने का मतलब है कि जितनी देर में इसके कुछ n ऑसिलेशन होंगे तो इसमें उसका एक दो कम होगा, n माइनस के होंगे। यार छोटे वाले का टाइम भी छोटा होगा तो इसके ज्यादा होंगे, आई एम सॉरी, छोटे वाले का नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे क्योंकि इसका टाइम पीरियड, तो इसमें दोनों को ऑब्वियसली टाइम तो सेम मिलना है फेज सेम करने का, लेकिन यार इसके n प्लस के ऑसिलेशन और इसके n ऑसिलेशन, यार जब भी हम ये मान के चलते हैं कि यार कुछ इंटीजर घटना के बाद दोनों सेम फेज में आए हैं, तो छोटे वाले को ज्यादा ऑसिलेशन पूरा करना पड़ेंगे और बड़े वाले को कम ऑसिलेशन, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। यार वो के कितना होगा? जनरली 1 आता है, देखते हैं इसमें क्या आता है। ओके, पहले का टाइम पीरियड अंडर रूट एल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यानी 121 बाई जी। तुम कहोगे यूनिट क्यों नहीं रख रहे हैं, सब कट जाना है तो यूनिट की कोई जरूरत नहीं है ना। जी से जी कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। 121 का अंडर रूट, ओके 100 का अंडर रूट, ये उधर जाएगा तो n इक्वल टू 10 के आएगा। ये तो बहुत बढ़िया है यार, के हमें 1 ले लेना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट, है ना। तो n इक्वल टू आ जाएगा 11, यानी छोटे वाले के 11th ऑसिलेशन के बाद और बड़े वाले के, छोटे वाले बड़े वाले के 11th ऑसिलेशन K1 लेंगे तो n 10 आ रहा है। जस्ट अ मिनट, K1 लेंगे तो n 10 आ रहा है, तो इसका मतलब बड़े वाले का 10वां तो छोटे वाले का 11वां, इसका 11वां होगा यार, 10 प्लस 1 छोटे वाले का 11वां, यानी हम लोग थर्ड आंसर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, a ball is projected with 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री with the angle speed at the highest point। सबको पता है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा मेंटेन रहती, दैट इज 10 cos 60, और टॉप पे वर्टिकल वेलोसिटी एक पल के लिए 0 हो जाती है, तो केवल इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, दैट विल बी 10 into 1/2 5 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री का एंगल है, cos 60 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। जस्ट अ मिनट, ध्यान दे जरा, इसमें एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं दिया है भैया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला है। इसमें वर्टिकल से एंगल दिया है 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 हो जाएगा। तो हमें 10 cos 30 करना है, दैट विल बी 10 into √3/2, दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूएक्स होगा और वही हमेशा मेंटेन रहेगा, यानी यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो 5√3 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Wheatstone bridge is used to determine value of unknown resistance x, ये unknown है। The variable resistance y, ये adjust करने के लिए है। For most precise measurement of x, x का precise measurement करने के लिए p और q बड़ी वैल्यू के होना चाहिए, should be very large and unequal
do not play any significant role, should be approximate equal to 2x, तो कोई लॉजिक नहीं बना, should be approximately equal and are small। देखिए करंट के लिए सेंसिटिव मामला कब बनेगा? पहले तो करंट ज्यादा होना चाहिए, करंट ज्यादा तभी होगा जब रेजिस्टेंस स्मॉल होंगे, है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट चेक करता है कि करंट इससे पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो लो रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट ड्रॉ होगा तो थोड़ा भी मिसमैचिंग में ये अच्छा खासा वेरिएशन शो करेगा, यानी डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो स्मॉल होना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेंगे, पी और क्यू इक्वल रहेंगे, तो जरा भी मिसमैच होगा तो ये करंट शो करेगा। मेरे हिसाब से इसको फोर्थ हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charge minus q and plus q are placed at a distance l shown in the figure। मैग्नीट्यूड, ये डाइपोल है भैया, और डाइपोल की वजह से हम लोग दो एक्सियल पोजीशन पे kp अपॉन 2 kp बाई आर क्यू लिखते थे और इक्वेटोरियल पोजीशन में kp बाई आर क्यूब लिखते थे। तो ले दे के यार दोनों में ही 1 बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शन होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हम लोग फोर्थ टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जरा, दो स्टेटमेंट है, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज, कॉपर और स्टील में किसका ज्यादा टेंसाइल होता है? स्टील का ज्यादा टेंसाइल होता है, कॉपर मोर, यानी ये गलत है। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने के दौरान जनरली क्या होता है कि वो साइड वाइज मटेरियल को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। बेसिकली जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो मैं कह सकता है यहां से ये कुछ साइड वाइज ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, ये रीजन, इसको हम लोग शेयरिंग बोलते हैं, है ना। तो ये मेरे पहली बात, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग डिटरमाइन द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ये सही है, ये सही लग रहा है, ए विल बी ट्रू एंड रीजन विल बी फॉल्स। इसका आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, nuclear mass 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64, the ratio of radius of two daughter nuclei is। ओके, हम लोग न्यूक्लियस के साइज का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, यानी जनरल रेडियस मास नंबर की पावर 1/3 होता है, तो r1 by r2 विल बी 125/64 की पावर 1/3। ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, की पावर 1/3 होगा, तो ये 3 कट जाएगा, यानी रेशियो 5/4 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and 2 ग्रेविट। अच्छा, इसमें हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूले लाना है, तो G इक्वल टू F इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो G इक्वल टू F आर स्क्वायर बाई, तो अगर याद है तो बना, ठीक है, नहीं याद है तो हमें तुरंत बना लेना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आएगा M इनवर्स L3T-2, M L3T-2, ठीक है। पुट एनर्जी का तो सबको पता ही होता है, Ml2T-2 रटा ही होता है। पोटेंशियल का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U बाई M होता है, और U का अगर Ml2T-2 है तो उसमें M से डिवाइड करोगे तो यार L2T-2 आ जाएगा, यानी ये आ गया। तो अभी इसका क्या बचा है मुझे बताओ? A का सेकंड इसमें है, इसमें है, इसमें तीनों में है। B का फोर्थ इसमें है, इसमें है। C का फर्स्ट इसमें है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, length this, width this, after rounding of value for correct significant digit। okay, area
मल्टीप्लिकेशन से आता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल होता है कि जो कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उसमें आंसर लिखा जाएगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी हमें आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। इसको मल्टीप्लाई करो तो लगभग 1382 के लगभग आ रहा है ना। मैंने क्विक मल्टीप्लिकेशन अभी अभी किया था। तो ये अब यार राउंड ऑफ करना है मुझे 2 डिजिट में, यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो यार 8 की वजह से इसको हम 14 लिख देंगे, और इसको हमें 0 0 करना पड़ेगा। इसको हमने 0 0 कर दिया है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट इसी के कहलाएंगे। इन जीरो का कोई रोल सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 टर्न की कॉइल है, रेडियस दिया है, रोटेटिंग यानी ओमेगा दिया है, इतने से रोटेट कर रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इतना दिया है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट ऑफ द कॉइल। यार एक कॉइल अपने डायमीटर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे कुछ रोटेट कर रही है। ये जनरेटर प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका ईएमएफ आता है NBA ओमेगा, तो करंट आएगा ये पीक ईएमएफ, तो पीक करंट आएगा NBA ओमेगा बाई R। नंबर ऑफ टर्न 1000 है, B कितना दिया है, B दिया है 2 × 10⁻⁵। एरिया, एवरेज रेडियस यानी मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, 3.14 × R स्क्वायर 10 का स्क्वायर, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है 12.56। यार थोड़ा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मदद करी गई है। ओमेगा कहाँ गया यार, बी हो गया, ओमेगा रह गया, ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या बताओ ये 3.14 जा हो जाएगा, बहुत बढ़िया डेटा दिया। 224 इससे कट जाएगा, बहुत बढ़िया डेटा दिया है। 3 2 5 पावर पॉजिटिव है, 5 निगेटिव है, 10 की पावर 0 मतलब 1 एम्पियर आ जाएगा। बहुत कैलकुलेशन में बहुत फेवर किया है यार इस साल, कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आया है। Two transparent medium, this and this, speed of light media are this and this, the critical angle for the ray of light for these two medium। okay, critical angle में हमेशा कहता था कम वाला अपॉन ज्यादा वाला, भाई साइन थीटा का लेना देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता था, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बी से लेना देना होता था नहीं। तो सीधी सी बात है यार, स्पीड के रेशियो हमें लिखना है, और कंफ्यूजन कभी नहीं होता है क्योंकि हम लोग ज्यादा वाला नीचे लिखते हैं और कम वाला ऊपर लिखते हैं। तो ये 3/4 आ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा 0.75, तो उसको हम साइन इनवर्स 0.75 लिख सकते हैं, यानी ये आंसर आ जाएगा। LCR सर्किट जिसका L दिया है, C दिया है, R दिया है, वोल्टेज दिया है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR इज न्यू नॉट बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज न्यू, तो यार सोर्स का ये वोल्टेज दिया है, ये मुझे ओमेगा नजर आ रहा है 100, तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। इसकी फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है 50/पाई। चलो यार, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी जरा हमें वैल्यू रख देना चाहिए। L कितना है 10, C कितना है 10 × 10⁻⁻6, तो ये हो गया -4 बचा, -2 आया, ये ऊपर चला जाएगा 100/2 पाई, तो ये 50/पाई हर्ट्ज ये भी आ रहा है। तो हम लोग यार दोनों आंसर एक जैसे आ गए हैं, फोर्थ हम लोग टिक कर देंगे। एक कैपेसिटर को इतने वोल्ट तक चार्ज किया गया है, तो इसमें चार्ज आ गया होगा ऑब्वियसली सीबी के हिसाब से 900, पी का मतलब 10⁻12 होता है, सबको पता होना चाहिए। तो ये कितना आ गया 90,000 पिको कूलम। चलो अभी ऐसे ही लिखते हैं 90,000, ठीक है। अभी क्या है, ऐसे ऐसे दो कैपेसिटर को जब जोड़ देते हैं तो मैं उसको हमेशा एक कैपेसिटर की तरह देखता हूं, ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है। सी और सी 2C हो गया, मतलब 1800 पिको फैरेड हो गया। अच्छा, इन दोनों में मिला के कितना चार्ज है वो हम पहले ही तय कर चुके हैं,
कितना है 90,000 पिकोफैरेड। तो इसको एक सिस्टम की तरह डील करें तो हमेशा आसान होता है, इसकी एनर्जी क्या होगी, है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसे लिखना ठीक रहेगा क्योंकि हमें पता है कि इसको क्यू कितना मिला था, वही क्यू दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो हमने उसको एक सिस्टम मान लिया है। 90,000 पिको का स्क्वायर डिवाइड बाई सी कितना है 1800 पिको। यार अभी पी काट देंगे, बाद में रख देंगे। तो देखो जरा 9 इंटू 9 इंटू 10⁴ का 8 हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1800 पी से पी कटा, ओके 200 आएगा। ये 9/400 इंटू, यार ये 10⁻⁻12 है और ये -8 है तो 10⁻⁻4 बचेगा। इसको मैं 2 जीरो बढ़ा रहा हूं तो इसको -6 लिख सकता हूं। ये आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6। यार बहुत सेट स्टेप है, इसी तरह से हम लोग करते थे, कम से कम कंफ्यूजन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, from Ampere circular law for very long straight wire cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region। यार इनसाइड रीजन का किसी लॉन्ग वायर में इनसाइड रीजन का आंसर वैसे ही आता था जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का आता था, यानी जितना मुझे याद है बी आर के प्रोपोर्शन होता था, यानी आर लेस देन आर के लिए इनसाइड के लिए, ठीक है। ओके, फंक्शन ऑफ आर लीनियरली इंक्रीजिंग, सही है, बी आर के प्रोपोर्शन लीनियरली इंक्रीजिंग अप टू द बाउंड्री, ठीक है। आर ग्रेटर देन आर मतलब सरफेस और सरफेस के बाहर, बी का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये फॉर्मूले याद है तो हम तुरंत समझ सकते हैं। देन डिक्रीजिंग 1/r आउटसाइड द रीजन, ये फर्स्ट आंसर देखते ही सही है, इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फॉर्मूले पता है तो हम आंसर टिक कर सकते हैं, फॉर्मूले कैसे आते थे क्या होता था ये डिस्कशन हम अभी तो नहीं कर सकते। 49, यार ये क्वेश्चन या तो एल्जेब्रिकली कर सकते हैं या हम वैल्यू डाल के कर सकते हैं, मैं वैल्यू डाल के ही बताऊंगा, आसान रहेगा। देखो 0 0 एक इनपुट है, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, ऐसे रख देते हैं, क्रम से हम चीजों को हैंडल करेंगे। देखो यार जब ये 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यार यहाँ नॉट गेट बना है, वो इन तीनों को, इन सब चारों इनपुट को पलट देगा, ठीक है। अब देखो जरा ये नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करता है मल्टीप्लाई करके पलट देता है, यानी 1 0 का 0 आएगा उसको पलट देगा 1 कर देगा, 1 1 का 1 आएगा पलट देगा 0 कर देगा, 0 0 का 0 आएगा पलट देगा 1 कर देगा, 0 1 का 0 आएगा पलट देगा 1 कर देगा। चलो इसका देखते हैं ये क्या करने वाला है। यार ये इस इनपुट और इस इनपुट के लिए काम कर रहा है, ध्यान देना जरा। 0 इंटू 0 को मल्टीप्लाई 0 होता है पलट देगा, 1 0 0 होता है पलट देगा, फिर से पलट देगा 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है पलट देगा 0 आएगा। ये सिंपल एंड गेट है, ये दोनों क्या थे नैंड गेट। एंड गेट मल्टीप्लाई करता है सिंपल, तो यार 1 1 1 1 और 0 0, 1 और 1 1 0 और 1 0 1 0 1 0। अबे यार पहले ही आंसर, इसमें बड़ा फेवर मिला है, पहले ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg water at STP if intermolecular forces vanishes away। यार ये तो हम हमेशा मान के चलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं होती, नहीं आइडल गैस की बात करी है। आइडल गैस में पीवी इक्वल टू W/m/RT होता है, ओके। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब प्रेशर 1 इंटू 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम हमें बताना है, डब्लू डब्लू है 4500 ग्राम। मोलर मास
RT R25/3 टेम्परेचर स्टैंडर्ड 273 है, मैं लगभग 300 लिख देता हूं। मोलर मास गैस नहीं बताया कौन सी है, ऑक्यूपाइड बाई ओके। वाटर का मोलर मास H2O मतलब 2 + 16 18 होगा। इसको हमें सॉल्व करना है। 5 पावर है तो मैं 2 जीरो यहाँ से उड़ा देता हूँ, 2 यहाँ से उड़ा देता हूँ, एक डेसिमल यहाँ लगा देता हूँ। 9 से कट रहा है, 5/2 आएगा। ये आएगा 12.5 डिवाइड बाई, ये 3 से 3 कट गया है, तो 12.5 डिवाइड बाई 2 यानी 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मैंने यहाँ पे 300 लिया था, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 होता है, तो उससे थोड़ा छोटा आंसर आएगा, यानी हम इसको ये टिक करेंगे। तो आई होप कि ज्यादातर लोग ये सही होंगे, नहीं हुए हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। फिर से कोशिश करेंगे, है ना, या लाइफ का हिस्सा है ये समझ के भूल जाए, है ना, फिर कभी जोश के साथ उतरेंगे ना। पेपर आसान था, मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर लोगों ने सही किया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी।